जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है जो यूपी टेट से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उन 30 क्वेश्चन को आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह, अब ऑप्शन में क्या है जो सही है उसी को टिक लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कर रहा है कि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों के आत्मविश्वास का विकास करेगा, या अधिगमन को सरल बनाएगा, या बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर यह है डी नंबर का इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह क्या करेगा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। कैसे? क्योंकि अब नीचे जो इसका लिखा गया है वो चीज देख लीजिएगा, लेकिन सही चीज ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही है कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के कहिए कि रहन सहन के जो बैकग्राउंड होता है, मातृभाषा होता है, उसमें जब आप सिखाते हैं तो बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको मिल रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप ब्लैक बोर्ड पर, जब आप व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड पर हो, आप उसको बोर्डिंग करा रहे हैं, लिख रहे होते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है उस समय? यह आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए, या लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बड़े अक्षर में लिखना चाहिए, या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अच्छी लिखावट के साथ साथ आपके लेखन में स्पष्टता भी होना चाहिए। आपके लेखन में स्पष्टता होगा तो आपके स्टूडेंट जो बैठे होंगे उनको भी कोई कंफ्यूजन, डाउट नहीं होगा और सही तरह से पढ़ लेंगे, चाहे किसी के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो आप उसके साथ कौन सा व्यवहार बरतेंगे? किसमें उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही होते हैं, लड़का आ गया बैठ गया, चलो ठीक है, टेक योर सीट, सिट डाउन, बैठ जाओ। नहीं, आप उसको क्या होता है, पहले आप उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्या? उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। उसके बाद उस उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे। ये आपके शिक्षक होने का सर्वोपरि महत्वपूर्ण एक आपके अंदर गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं तुमको कैसे आप अभिप्रेरित करेंगे? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, या सस्वर अधिगमन द्वारा। तो जो प्रासंगिक अध्ययन होता है, प्रासंगिक मतलब जो इस समय प्रासंगिक चीजें हैं, जिसको लॉजिकल चीजें हैं, जिनको यूज में है, तो उसी के माध्यम से जो प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा ही आप उन्हें अभिप्रेरित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रासंगिक जो अध्ययन का तात्पर्य ऐसे अधिगमन से है जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो और उनके भविष्य में उपयोगी हो। जब शिक्षक विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन करते हैं तो विद्यार्थी अधिगमन में रुचि लेते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, मैक्सिमम टीचर लोग शिक्षा देते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे, एजुकेटेड एजुकेटेड एजुकेटेड। कितना लिटरेसी रेट जा रहा है वर्ल्ड में, किसका ज्यादा है, आपका कंट्री में किस स्टेट का ज्यादा है। तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, परीक्षा के लिए तो तैयार नहीं करना होता है, हालांकि क्वालिफाई कर लेंगे, फिर भी जीवन जीना है, समाज में रहना है, और यहीं पर सब दुख दर्द वगैरह सब चीजें जुड़ी हुई है, और व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें जीवन जीने की
कला सीखना होता है। आइए 6 नंबर का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। अब सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है जल्दी से बता देंगे कि विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या इसकी उपेक्षा करना। विद्यार्थी में कोई ऐसा व्यवहार आ जाता है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके कारणों को ढूंढेंगे। अवांछित कारणों को क्या करेंगे? आप उसका ढूंढेंगे, आखिर किस कारण से, कौन से घटना से, क्यों उसके व्यवहार में ऐसा अवांछित परिवर्तन हो गया। अगर जो पता चल गया तो आप उसको उपचार करेंगे, आप उसके उपचार का प्रबंधन करेंगे। ये चीजें आपको कही गई है, इसका मुख्य आंसर होगा। 7 नंबर का आपको स्क्रीन पर मिल रहा है क्वेश्चन यह है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि जब यह टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। मान लीजिए उस दिन आप टीचर हैं और आपको कोई स्टूडेंट आकर के एक बधाई पत्र दे देता है, तो आप क्या कहेंगे? उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकर के जेब में रख लेंगे या उन्हें ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, या उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए कहेंगे कि पैसे की बर्बादी ना करिए, ये ठीक ठाक नहीं है, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति जब आपको रिस्पेक्ट देता है, कुछ भी चीजें देता है, तो सबसे पहले आपको उसे धन्यवाद देना होता है। तो उन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। उसके बाद से आपको बाकी सब चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं लेकर के चुप से रख लेते हैं, अरे ठीक है जान, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं जगाते, इसलिए लोग इंटरेस्ट लेना भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहा है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझता है या समझा जाता है क्या? आपने पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से बच्चों को, उसमें से विद्यार्थियों ने असफल हो गए, मान लीजिए एक विद्यार्थी में बात करता हूं, वो जो असफल हो गया, फेल हो गया, तो क्या माना जाएगा कि पढ़ाने की जो पद्धति रही है वो फेल है, असफल है, या शिक्षक जो टीचर पढ़ा रहा है वही फेल हो गया, या पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है पाठ है वही फेल है, असफल है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या वैयक्तिक असफलता है? तो यह वैयक्तिक असफलता ही होगा, क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, मैक्सिमम विद्यार्थी तो पास ही हो जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं कि पढ़ाने का, टीचिंग करने का पद्धति गलत हो सकता है, टीचर जो है कि गलत हो सकते हैं, वो समझा नहीं पा रहे होंगे, उनको आ ही नहीं रहा होगा, या रेगुलर स्कूल में नहीं आते होंगे, बहुत सारे और कारण होंगे। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही है कि यह उस व्यक्ति की, उस विद्यार्थी की वैयक्तिक असफलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कोई विद्यार्थी है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुत सारे विशेषताएं गिनवाइए तो खूब गिन कर लिख देते हैं, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं वो बच्चों हूं, मेरे अंदर ये चीज होता है, मेरा मतलब जो भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उत्तरदायित्व की अनुभूति या ईमानदारी, दोनों सही चल रहा है, यहां पर ऑप्शन देकर सही लग रहा है, बट इनमें से सबसे अच्छा कौन हो उसको देखा जाएगा, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो आप देख रहे हैं कि ईमानदार भी होना चाहिए विद्यार्थी को, उत्तरदायित्व की अनुभूति भी होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए, बट इसमें सर्वाधिक जो आपको प्रासंगिक लग रहा है वो आज्ञाकारिता लग रहा है। कौन सा? आज्ञाकारिता। एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। यह सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जहां व्यक्ति, प्राधिकारी जैसे माता पिता, शिक्षक, उनके बड़े जो रिस्पेक्टिव लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंध, यानी कि विषय से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जिस सिलेबस को, जिस चैप्टर को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, वो विद्यार्थी खड़ा होकर के उस ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि वो दूर दूर तक कोई उसे लेना देना है ये नहीं है, और आपसे प्रश्न पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन में बताया गया है कि आप उस प्रश्न के जो पूछा है, प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ठीक है, आप पूछ लो, या उसे
जो प्रश्न पूछ रहा है असंबद्ध प्रश्न, उसकी अनुमति नहीं देंगे कि नहीं 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 चलेगा मेरे क्लास में, आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम टीचर ऐसे करते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यही सब्जेक्ट चल रहा है, ऐसे ऐसे डांटेंगे कि बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा जग रहा है, जो उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, वो मर जाता है, किल कर जाता है। यार तुम बकवास है, कैसे मैं इस क्वेश्चन करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। कुछ तो टीचर होते हैं कि तुम झझक करके आएंगे और पकड़ के 2 चटकन लगाएंगे, अब इनका समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे तैसा क्वेश्चन कर रहा है, ये सब चीजें आ जाती। तो नहीं, बाद में कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर जो टीचर अच्छे हैं, आदर्शवादी टीचर हैं, समझदार हैं, तो वो क्या करेंगे, कक्षा के बाद उस विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर आसानी से देंगे और उसको बताएंगे। तो सबसे सही चीज है कि कक्षा के बाद जो प्रश्न असंबद्ध यानी कि चैप्टर से संबंधित नहीं है, और जो कोई व्यक्ति कोई टीचर से और कोई विद्यार्थी अपने टीचर से, अपने गुरुजी से, मास्टर जी से प्रश्न पूछता है, तो उनका परम कर्तव्य होता है कि कक्षा के बाद जाकर के उस विद्यार्थी के आंसर दें, उसको समझाएं, उसको संतुष्ट करें कि बेटे इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और आप बाद में पूछ लिया करो, कक्षा में आकर के आप डिस्टर्ब ना करो, बाकी हमारी कक्षा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। लड़का बड़ा हो रहा है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल का हो गया, 12 ईयर कंप्लीट करेगा, अब टीनेजर में जाने वाला है, अब किशोरावस्था में जाने वाला है। अब बताइए कि उसके अंदर होना संभव है। अरे भाई क्या होना संभव है, तो वही होना संभव है जो आपके ऑप्शन में दिया है, और ऑप्शन में से ही ढूंढना है। क्या ढूंढना है कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति, या उसके अंदर यह होना संभव है कि अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर यह होती है कि जो समकक्षी होते हैं उसके अनुमोदन के लिए बेचैनी होने लगता है। अब बेचैनी कैसे होगा, देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था से पहले जो 9 साल से 12 साल की उम्र होती है, यह प्रमुख लक्षण होता है, उसको बेचैन होने लगता है। इस दौरान बालक समाज से, संस्कृति, सामाजिक अनुमोदन के नियमों को सीखता है, इसलिए उसके अंदर बेचैनी होना समकक्षी के साथ लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। ये तो हम लोगों ने अपने पढ़ाई पीरियड में खूब किया है। दोपहर में लंच हुआ, बैग उठाए, कोई पेट के अंदर भर करके जेब में, कोई बहाना करके पेट दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, घर काम है, एप्लीकेशन ले करके खूब भागते रहे हैं। तो हालांकि गलत है, ऐसा नहीं है, उस समय था चीजें। तो कौन सा कारण हो सकता है? कारण हम लोग के समय जो था वो मार खाने का था। आज विषय चेक होगा 5वीं घंटी में, 6वीं घंटी, 7वीं घंटी में, इस सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं है, भाग जाओ, पीटने से बच जाओगे, अगले दिन कंप्लीट करिएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दय अभिवृद्धि। देखिए, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का सबसे जो मुख्य कारण होता है वो समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दय अभिवृद्धि होती है। अब शिक्षा के प्रति जो शिक्षक का निर्दय अभिवृद्धि है वो क्या है, शिक्षकों की बात कैसे हो? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के भागने का मुख्य कारण शिक्षकों का असंवेदनशील रवैया होता है, क्योंकि बहुत बेरहमी से पिटाई करते हैं, सही से पढ़ाते नहीं हैं और केयरलेस होते हैं, बच्चों को देखभाल नहीं होता है, इसलिए छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। या तो स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरे स्कूल में घंटियां छोड़ चले जाते हैं। विद्यालय का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, सुरक्षा की भावना का अभाव, शिक्षण कार्य का सुचारू न होना, ये सब कारण है उसके। लेकिन सर्वाधिक कारण क्या है? शिक्षकों का निर्दय अभिवृद्धि। अभी भी बहुत ऐसे स्कूल हैं वहां के टीचर तो विद्यार्थियों से ऐसे बिहेव करते हैं, लगता है कि उसके दुश्मन है, इस तरह से बेरहमी से उसकी पिटैया करते हैं। राजस्थान में एक टीचर ने पीट दिया, उस विद्यार्थी का डेथ हो गया। अब बताइए, नहीं, बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूलों में ऐसे हैं, मतलब अशब्द शब्द, अब्यूजिंग वर्ड इतना यूज करते हैं बच्चों के प्रति कि वो बच्चे आकर बाहर बोलते हैं इस तरह से।
कैसे पढ़ करके जा रहे हैं, कैसे शिक्षक बन रहे हैं, किस तरह से ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सोचने की, इसलिए ये सब चीजें डाली गई। आप ऐसे नहीं करिएगा, आप ऐसे नहीं बता सकते हैं बच्चों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सही होगा? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व का पर व्याख्या करेगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सर्वाधिक यह होगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम का करने का अवसर देना पड़ेगा। ये जरूरी चीज है, क्योंकि उसके जब श्रम करने का अवसर नहीं देंगे विद्यार्थी धीरे धीरे, चाहे आर्मी में देख लीजिए या अन्य जो कि फोर्स में देख लीजिए, वो बिना काम का ही वो सुबह में 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे, कहीं दुब्बा छिलवाएंगे, पुशअप लगवाएंगे, कुछ नहीं तो झाड़ू लगवाएंगे, काम करते रहो भैया, बैठना नहीं है। आपको भी घर पर काम न हो तो कुछ ना कुछ ऐसा साफ सफाई वगैरह करना चाहिए, नहीं कि बगल वाले जगह जाना चाहिए। आइए, और एनसीसी खेलकूद एनएसएस जैसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है, इसलिए सरकारी स्कूल में देखेंगे एनसीसी लाया जाता है, एनसीसी के साथ एनएसएस आता है, एक और चीजें आती हैं, सब आया जाता है, और उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, अब बाल विकास की जो परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, उसको बात करना है। तो इसमें जो है कि मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए बाल विकास की जो परिभाषा है वो यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि बाल विकास में जो बात कहा गया, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले जैविक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन है, जो संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जरूर, प्राथमिक जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके लिए बाल मनोविज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला यह है कि अब बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जब आप बाल मनोविज्ञान को नहीं जानते होंगे, उससे रूबरू नहीं होंगे, तो आप बच्चों के मनोविज्ञान को, उनके मेंटल स्टेटस को, उनके अंदर चल रहे पूर्व धारणा को आप कैसे जान पाएंगे? जब तक नहीं जान पाएंगे तो अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, उनके समस्या का निदान कर नहीं पाएंगे, और बच्चे आपसे साथ जुड़ेंगे भी नहीं, तो उनका विकास कैसे होगा? उनका विकास बाधित हो जाएगा। क्योंकि एक टीचर को होना चाहिए कि उसके ही मेंटलिस्टिटी को समझे, फिर उसके अनुसार उसको समझा बुझा करके आगे तक उसको सिखाए, और उस व्यक्ति को समझ में आ जाए, उस विद्यार्थी को समझ में आ जाए, तो उस टीचर की सफलता है। अदरवाइज अगर टीचर आप कैसा जाओ, आप किसी विद्यार्थी को समझा ना पाए, उसको बता ना पाए, और किसी विद्यार्थी को आप अच्छी तरह से तभी समझा पाएंगे, बुझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, जब आप उसका अच्छी तरह से जानते हो, उसके बारे में, आप उसके टीचर हो, आप उस घटना से रूबरू। चलिए नेक्स्ट हम लोग 15 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चन है वह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।